तो स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। आज हम कवर करेंगे अक्टूबर का जो मंथली करंट अफेयर्स है, वो सारा का सारा नेशनल अफेयर्स जो होने वाला है इस मंथ का। आप सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। आज हम कवर करेंगे जो अक्टूबर मंथली है वो पूरा का पूरा नेशनल न्यूज़ सारा का सारा। और इसमें आपको डिफरेंट जो भी न्यूज़ होते हैं उसको डिफरेंट कैटेगरी से बांटे हुए हैं और इसका आपको ऑलरेडी PDF मिल गया होगा। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में जो PDF है उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा और इन डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि आपको थोड़ा बहुत पढ़ा के निकल जाऊँगा मैं। इन डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट कंटेंट है वो ऑलरेडी डाला हुआ है और आपको रिलेवेंट कंटेंट ही पढ़ाया जाएगा इधर भी। तो पहले से बढ़ते हैं। तो पहला न्यूज़ आ रहा है कि कैबिनेट ने अप्रूवल, जो भी कैबिनेट के अप्रूवल से सारे एक साथ कवर किए हैं, तो एक एक करके सारे के अप्रूवल्स पढ़ते हैं। तो पहला अप्रूवल आ रहा है कि नेशनल मरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाया गया है और ये बनाया गया लोथल गुजरात में। अभी कॉम्प्लेक्स जैसे नाम से पता लग रहा है कि हेरिटेज कॉम्प्लेक्स मतलब कि जो हमारा हेरिटेज है उसको दिखाने का काम करेगा। ठीक है, मरीटाइम हेरिटेज दिखाने का काम करेगा और ये गुजरात रोहतक में बना है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या होगा, डिफरेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होंगे, म्यूजियम्स होंगे, जिसमें नेवी के शिप्स हो सकते हैं या इंडियन कोस्ट गार्ड के शिप्स हो सकते हैं। तो जो भी नेवल शिप्स है वो दिखाने का काम करेगा ये कॉम्प्लेक्स। उसके अंतर्गत एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होंगे, जैसे मैंने आपको बताया, हॉस्पिटल्स होंगे, ये सब होने का काम रहेगा इस कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स को जो है नोडल एजेंसी जो है जो इसको ऑपरेट करेगी, जो भी बनाएगी इस पूरे प्रोजेक्ट को, वो बनाएगी इंडियन पोर्ट एसोसिएशन। तो इंडियन पोर्ट एसोसिएशन की जिम्मेदारी है इस कॉम्प्लेक्स को संभालने की और इस कॉम्प्लेक्स को जो एज ए एग्जीक्यूटिव एजेंसी की तरह काम करेगी इस कॉम्प्लेक्स में, वो आपको याद रखना है, वो मिलेगी आपको इंडियन पोर्ट रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये दो जो चीज़ है, दो जो ऑर्गेनाइजेशन, ये याद रखना है। इसके साथ ये मरीन टाइम के ऊपर बात चल रही है, तो इसकी मिनिस्ट्री कौन सी होगी? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवे, यही होने वाली। इससे ज़्यादा आपको कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है। ठीक है, यही जो है कंटेंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे ज़्यादा पढ़ के ज़्यादा फायदा भी नहीं होगा और MCQ जो फंसेगा यहीं से फंसेगा। नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ क्या आ रहा है कि जो भी फोर्टिफाइड राइस होता है उसको जो है कंटिन्यू सप्लाई करने की बात की है बाय द कैबिनेट। अब हम इस वर्ड का मतलब समझते हैं क्या होता है फोर्टिफाइड राइस। अब जैसे नॉर्मल राइस होता है, ठीक है, एक तो इधर वर्ड देख रहे होंगे आप, फ्री में नॉर्मल राइस दिया जा रहा है। अब फ्री में नॉर्मल राइस कहाँ पे मिलता है? राशन के थ्रू मिलता है। जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको मिलता है, जो राशन कार्ड रखते हैं तो उनको दिया जाता है। तो फ्री में जब भी सामान दिया जाता है तो लोगों के मन में ये आता होगा कि राइस जो है ख़राब दिया जाएगा। ख़राब इन द सेंस कि इसमें न्यूट्रिशन कम होगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि फोर्टिफाइड राइस सप्लाई देने की बात की थी, बहुत पहले हो गई है इसकी बात। और फोर्टिफाइड राइस का मतलब ये हो गया कि जो राइस होगा वो न्यूट्रिशन राइस होगा। ठीक है, न्यूट्रिशन से भरा हुआ राइस होगा। राइस की भी डिफरेंट कैटेगरीज रहती है। तो फ्री राइस मिलने का मतलब लोगों की थिंकिंग ये रहती है कि राइस ख़राब आती होगी, या तो जो राइस में जो न्यूट्रिशन नहीं रहती वो वाले राइस देते होंगे। ठीक है, डिफरेंट राइस होते हैं, जैसे आईजून हो गया, बासमती हो गया, डिफरेंट जो भी राइस है। तो अच्छे राइस नहीं दिया जाता था पहले के टाइम में। ऐसा था कि फ्री में जो है अच्छे राइस नहीं दिया जाता, लेकिन अब जो है फोर्टिफाइड राइस दिया जाता है, मतलब न्यूट्रिशन राइस जो है दिया जाता है। इवन जो स्कूल में जो राइस दिया जाता है वही फोर्टिफाइड राइस ही दिया जाता है। ठीक है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स में जो खाना खिलाया जाता है बच्चों को, वो यही राइस दिया जाता है। तो इसके अंदर बोला गया कि कंटिन्यूस रहेगा अंडर दी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जो अन्न योजना है उसके अंतर्गत। और इसका जो है अभी ये एंड होने वाला था, इसका जो कंटिन्यू सप्लाई इसको किया गया है, तो ये जुलाई 2024 में इसका एंड होने वाला था। अब जो है इसका एक्सटेंड कर दिया गया है जुलाई 2024 से लेकर दिसंबर 2028 तक। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट को जो खर्चा करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा 17,000 करोड़ के आसपास। तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू याद होनी चाहिए कि कितना जो है करोड़ जो है गवर्नमेंट खर्च कर रही है अंडर दिस जो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ फ्री फोर्टिफाइड राइस है। और कौन से स्कीम के अंतर्गत आ रहा है वो भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये आ रहा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, मैं आपको ऐसे नहीं कि ज़्यादा स्लो पढ़ाऊंगा, बिकॉज मैं आपको स्लो पढ़ाने लग गया तो कम से कम आपको 4 से 5 घंटे लग जाएंगे पूरा का वीडियो एक्सप्लेन करने में। सो मैं आपको इधर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही कवर कराऊंगा और डिटेल में कवर कराऊंगा, ऐसे नहीं कि आपको कुछ छोड़ के जाऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है कि कुछ प्रपोजल्स थे बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, जो कि अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की। तो इनकी कुछ स्कीम्स है जो कि बोला गया था कि अम्ब्रेला स्कीम के अंतर्गत लाने के लिए। तो पहले हम ये समझते हैं कि अम्ब्रेला स्कीम का मतलब क्या हुआ। देखिए, एक स्कीम है, दो स्कीम है। ठीक है, दो स्कीम को अगर हमने एक साथ जोड़ दिया, या एक स्कीम, दो स्कीम, तीन स्कीम को एक साथ जोड़ के अगर हम एक स्कीम बनाए तो उस केस में उसको बुलाया था अम्ब्रेला स्कीम। तो ऐसे ही दो प्रपोजल रखे गए थे बाई डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा कि जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है तो इसको जो है एक एज ए अम्ब्रेला स्कीम बनाया जाए। और दूसरा जो है किश्नोन्नति योजना, तो इसको जो है एक योजना बनाया जाए। और ये जो है पहला वाला जो मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इसके अंदर बोला गया
कि ये प्रमोट करेगा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को, और दूसरा जो योजना है ये जो फूड सिक्योरिटी रहती है या एग्रीकल्चर सेल्फ सफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव करने का काम करेगा। तो ये दोनों जो आपको याद रखना है स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। इसके बारे में जो भी स्कीम्स है इसके बारे में जो डिटेल में है वो हम जो स्कीम वाले PDF है हम उसको कवर करेंगे, उसमें कवर करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है, देखिए कुछ कुछ लैंग्वेज ऐसे हैं जिसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है, जैसे कि तमिल हो गया जिसको 2004 में एज अ क्लासिकल लैंग्वेज जो डिक्लेयर किया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये पहला लैंग्वेज था हमारा। तो आपको याद रखना कि पहला हमारा कौन सा लैंग्वेज था, तमिल था। उसका संस्कृत जो है 2005 में दिया गया था, फिर कन्नडा जो 2008 में दिया गया था, तेलुगु आया था 2008 में, उसके बाद मलयालम आया था 2013 में, फिर उड़िया आया था 2014 में। तो अब तक जो है ये टोटल आपको 6 क्लासिकल लैंग्वेज दिख रहे थे, और इसके साथ जो है गवर्नमेंट ने कुछ और 6 क्लासिकल लैंग्वेज ऐसे जिसका प्रस्ताव रखा है, जैसे कि मराठी, पाली, पात्रिक, असामीज, बंगाली लैंग्वेज, सॉरी 6 नहीं है 5 है, ठीक है। तो 5 जो है लैंग्वेज का प्रस्ताव रखा गया, और डेफिनेटली फ्यूचर में आपको जो ये 5 दिख रहा है इसमें से कोई न कोई जो है क्लासिकल लैंग्वेज बन सकता है। तो एग्जाम में आपको कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला कौन सा जो है क्लासिकल लैंग्वेज है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या तो मैं बोलूँ इंडिया ने जो सिलेक्ट किया गया वो आपको पता नहीं तमिलनाडु है जिसको 2004 में किया गया था। और इसके बाद आपको ये पूछा सकता है कि कौन से ऐसे 5 क्लासिकल लैंग्वेज ऐसे हैं जिसको स्टेटस देने की बात कर रही है गवर्नमेंट। तो इसके लिए आपको ये 5 जो लैंग्वेज है वो आपको याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आ रहा है कि एडिशनल इंस्टॉलमेंट ऑफ 3% डिनर्स अलाउंसेस जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिए जाते हैं, या डिनर्स रिलीफ जो भी पेंशन को दिए जाते हैं, तो वो उसमें और 3% का जो है एडिशनल इंस्टॉलमेंट देने की बात की बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी क्यों किया गया, बिकॉज आपको पता होगा ये DA क्यों दिया जाता है कि जो महंगा रहता है, जो भी महंगाई रहती है उसको संभालने के लिए जो भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं उनको जो है DA दी जाती है। तो पहले ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो DA दी जा रही थी वो 50% ऑफ द बेसिक पे दी जा रही थी, और अभी और 3% दी जाएगी, तो टोटल जो है 53% दिया जाएगा बाय द गवर्नमेंट। तो ये जो 3% है ये डिसाइड कैसे हुआ, तो आपके यहाँ क्वेश्चन चल रहा होगा। तो ये डिसाइड हुआ बाय ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस राइज इंडेक्स के द्वारा। तो ये इंडेक्स होता है जो कि गवर्नमेंट देखती है, और इसके अंतर्गत अगर 12 महीने का जो भी एवरेज है वो लिया जाता है, और उसके बदौलत ही जो ये 3% है 5% कितना बढ़ाना है वो डिसाइड करती है गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चीज़ बढ़ते हैं। एक चीज़ मैं आपको बोलने भूल गया कि जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय जब एज ए एम्प्लॉय रहता है, जब वो सर्व कर रहा होता है तो उस केस में उसको मिलता है DA, लेकिन जब वो पेंशनर बन जाता है, जब उनको पेंशन मिलना चालू होता है तो उस केस में बन जाता है DR मतलब क्या होता है, डिनर्स रिलीफ। तो ये डिनर्स रिलीफ जो है इसमें भी जो है 3% दिया जाएगा, ठीक है। इसका नाम ये नहीं कि किसी पर्सन को पेंशन मिल रहा है तो उसको DA नहीं मिलेगा, उसको भी DA मिलता है बट इन टर्म्स ऑफ DR मिलता है, तो उस केस में उसको DA को जो है DR बोला जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है कि जो PM आशा स्कीम है उसके लिए जो है गवर्नमेंट ने 35,000 करोड़ रुपए देने की बात की है, और ये जो है एंड हो रहा था, इसका कंटिन्यूशन अभी किया गया है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये पहले तो इसका फुल फॉर्म देखते क्या होता है, ये प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। तो ये क्या काम करता है, जो भी फार्मर का जो प्राइस, फार्मर्स का जो क्रॉप्स रहता है वो उनके जो प्राइस होता है वो सडनली कभी डिक्रीज हो जाता है, तो वो सडनली डिक्रीज ना हो और उनको जो है फेयर प्राइस मिले, जो भी उन्होंने क्रॉप उगाया हो, ठीक है, वो राइस हो सकता है, वीट हो सकता है, तो वो फेयर प्राइस प्रोवाइड करने का काम होता है अंडर दिस स्कीम। तो इसके अंतर्गत गवर्नमेंट ने कुछ 35,000 करोड़ रुपए देने की बात की है। नेक्स्ट अप्रूवल चलते हैं, तो नेक्स्ट अप्रूवल ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एनिमेशन, वर्चुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटीज़, इसके लिए जो है महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र में ये सेंटर बनाया गया। अब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मतलब क्या, हाई क्वालिटी या तो हाई स्टैंडर्ड जो है मेंटेन किया जाएगा एनिमेशन में, वर्चुअल इफेक्ट्स में, गेमिंग्स, कॉमिक्स, ये सब में जो है हाई इफेक्ट्स, हाई स्टैंडर्ड जो है मेंटेन किया जाएगा अंडर दिस जो भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो भी बनाया जा रहा है इसको जो है एडमायर करने का काम होगा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला न्यूज़। नेक्स्ट जो बढ़ता है, तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है कि कैबिनेट ऑन सिक्योरिटी, ये तो कैबिनेट का ही न्यूज़ है, लेकिन कैबिनेट ऑन सिक्योरिटी जो स्पेसिफिक कमेटी है इन्होंने एक नया मिसाइल टेस्टिंग रेंज जो है चॉइस किया गया है। तो ये जो चॉइस किया गया है आंध्र प्रदेश में एक कृष्णा डिस्ट्रिक्ट है, इसको चॉइस किया गया है, और अब जो है इधर भी जो है मिसाइल टेस्टिंग होगी। तो इससे पहले जो मिसाइल टेस्टिंग हो रही थी ये हो रही थी उड़ीसा में, उड़ीसा में जो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है यहाँ पे हो रही थी, और अब जो ये आंध्र प्रदेश से बनने जा रहा है तो इसमें जो है डिफरेंट जो मिसाइल सिस्टम है इंक्लूडिंग जो सरफेस टू एयर मिसाइल है या एंटी टैंक मिसाइल है उसको जो है टेस्ट किया जाएगा बाई DRDO, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, और ये जो सेंटर जो बनाने का काम भी होगा वो उसको DRDO का ही काम होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है
मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने 3 प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है और ये किया गया है अंडर द ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत। तो इसमें जो गवर्नमेंट ने एलोकेशन की है वो 347 करोड़ रुपीज़ की गई है और इसमें डिफरेंट जो स्टील प्रोडक्शन है उसमें जो है ग्रीन हाइड्रोजन यूज़ हो पाए उसके लिए जो है ये एज अ पायलट बेसिस पे चलाया जा रहा है। और ये पायलट बेसिस पे चलाया जा रहा है तो इसका मतलब क्या, कुछ तो कुछ साल जो है इसको चलाया जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा कि इसको और कितने साल तक चलाना है या मतलब इसको चलाते ही रहना है। ठीक है, तो इसको जो है पायलट बेसिस पे अभी 3 साल के लिए चलाया जाएगा और उसके बाद जो है देखा जाएगा कि कितने साल इसको और एक्सटेंड करना है। तो इसमें जो है अभी के लिए 3 को सेलेक्ट किया गया है, 3 प्रोजेक्ट को सेलेक्ट किए गए हैं। आपको पहला मिलेगा मैट्रिक गैस रिन्यूएबल लिमिटेड जो कि अहमदाबाद गुजरात में है, दूसरा जो है सिम्प्लेक्स कास्टिंग लिमिटेड जो कि छत्तीसगढ़ में है, और तीसरा जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का प्लांट जो कि झारखंड में है। तो आपको जो है तीसरा वाला जो प्लांट है ये याद रखना है और इसके साथ जो दोनों प्लांट है वो याद रखना है। तीसरा वाला प्लांट जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें कि नेशनल हाइड्रोजन ग्रीन मिशन के ऊपर, तो इसको जो है लॉन्च किया गया था 4 जनवरी 2023 में और इसके जो बजट रखी गई थी वो 19,744 करोड़ रुपीज़ रखी गई थी। ठीक है, तो ये था जो भी अप्रूवल था, ये खत्म होता है मेरे ख्याल से। ये और एक अप्रूवल्स है, तो ये वाला अप्रूवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। यहाँ से एक क्वेश्चन तो बनना चाहिए कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है इन्होंने अप्रूव कर दिया है कि जो भी चीफ जनरल मैनेजर होते हैं, जनरल मैनेजर होते हैं, पहले तो हमारे बैंक में जो पोस्ट आता है वो एएम आता है। ठीक है, एएम के बाद डिप्यूटी मैनेजर होते हैं, किसी में डिप्यूटी मैनेजर होते हैं, किसी बैंक में जो है डिप्यूटी मैनेजर नहीं भी होता है, तो डिप्यूटी मैनेजर होते हैं। डिप्यूटी मैनेजर के बाद फिर बीच बीच में किसी बैंक में पोस्ट आती है, किसी में नहीं भी रहते, वो डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। और उसके बाद कुछ लेवल 5 में जो है आपको जीएम का पोस्ट मिलता है। उसके बाद जीएम के बाद जो है सीजीएम बैठता है ऊपर। तो बोला गया है कि जो भी जीएम है, जो भी 4 जीएम है उसके ऊपर जो है एक सीजीएम होना चाहिए, ऐसा कुछ कहना है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। और ये जो टारगेटेड बैंक है ये आपको 11 जो है नेशनलाइज बैंक मिलेंगे और इसमें 11 जितने भी नेशनलाइज बैंक हैं उसमें से जो ये आपको बैंक्स मिलेंगे, जैसे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया, पंजाब एंड सिंध बैंक हो गया और यूको बैंक हो गया। और ये वही बैंक है जिसका जो कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है। तो आपको ये ध्यान देना है कि ये जो 5 बैंक का नाम बताया तो इधर ही ये जो प्रॉब्लम है कि इनका जो 4 जीएम है उसके ऊपर जो है एक सीएम नहीं है। तो इनको बोला गया है कि आप जो है जो भी 4 जीएम है उसके ऊपर जो है एक सीजीएम रखने के लिए। ठीक है, और बाकी जितने भी नेशनलाइज बैंक है जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, पीएनबी हो गया या इंडियन बैंक हो गया, तो वो सब ऑलरेडी इसको फॉलो कर रहे हैं। बट ये कुछ टारगेटेड बैंक्स हैं, आपको इसके नाम ध्यान रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ते हैं। तो अब आ गया हमारा जो माइंड मैपिंग वाला कंटेंट है वो, बिकॉज पॉसिबल नहीं है कि हर एक चीज़ जो है टेबुलर कंटेंट में हो पाए और ऐसा भी नहीं कि हर एक चीज़ जो है माइंड मैपिंग फॉर्म में हो पाए, बिकॉज कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जिसको टेबुलर फॉर्म में पढ़ने में ईजी भी रहता है और जल्दी याद भी हो सकता है, और कुछ कंटेंट ऐसे रहते हैं जिसको माइंड मैपिंग से ही पढ़ना ज़्यादा ईजी रहता है। ठीक है, तो पहला न्यूज़ में पढ़ते हैं। पहला न्यूज़ आ रहा है कि NICDC लॉजिस्टिक डेटा सर्विस लिमिटेड ने पार्टनर किया है नीति आयोग का नीति आयोग का एक मिशन है जिसको बोला था अटल इनोवेशन मिशन। तो ये नीति आयोग बैक्ड है और स्टार्टअप इंडिया, ये तीनों मिलकर जो है लॉन्च कर रहे हैं यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म। और ये एक तरह का हैकाथॉन है। अब हैकाथॉन में क्या होता है कि डिफरेंट प्रॉब्लम बताया जाता है, उसके ऊपर जो है एक्सपर्ट जो रहता है सॉल्यूशन देता है। तो इसके अंदर की भी जो एक्सपर्ट जो है सॉल्यूशन देंगे जो लॉजिस्टिक चैलेंजेस है उसको सॉल्व करने के लिए डिजिटली। ठीक है, तो ये चैलेंजेस है ये कि डिजिटली जो भी लॉजिस्टिक चैलेंजेस उसको सॉल्व करने के लिए बोला है एक्सपर्ट को। और इसी के साथ जो है ट्रैक योर ट्रांसपोर्ट ऐप भी लॉन्च किया गया जो कि पावर्ड रहने वाला है यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म से ही। तो ये जो ट्रैक योर ट्रांसपोर्ट है इसके अंतर्गत जो भी ट्रक ड्राइवर है उसका जो ट्रक का जो नंबर है या ट्रक का जो लाइसेंस है वो सब कुछ जो है डिजिटल फॉर्म में रहेगा, जिसके से जो भी व्हीकल का जो वेरिफिकेशन है वो जल्दी हो पाए। और जो भी ट्रांसपोर्टेशन अगर एक जगह से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा हो तो वो जल्दी से जल्दी जा पाए, बिकॉज ऑलरेडी डिजिटल फॉर्म में सब कुछ डॉक्यूमेंट रहेगा। तो पुलिस को भी हेल्प होगी कि जल्दी से जल्दी वेरीफाई कर पाए और जो ट्रक ड्राइवर है उनको भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, बिकॉज फिजिकल वेरिफिकेशन में टाइम लग जाता है। और ऐसा नहीं कि ये जैसे मैंने आपको बताया कि 2.0 है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये 1.0 जो है पहले भी आया होगा। तो 1.0 जो आया था वो आया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको लॉन्च किया गया था 2022 में। ठीक है, 2021 में लॉन्च किया गया था और 2022 में जो है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के अंतर्गत इसको लाया गया था। आपको इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता चाहिए कि नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के अंतर्गत ये ULIP को लाया गया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ में आ रहा है कि रेल रक्षा दल के लिए कुछ फैसिलिटेट किया गया है, तो वो हम पढ़ते हैं। तो रेल रक्षा दल जो है लॉन्च किया गया बाय इंडियन रेलवे और जिसको जो है अभी पायलट बेसिस पे जो है नॉर्थ वेस्टर्न जोन जो जयपुर में है उधर जो है चला जा रहा है। इसके अंतर्गत जो भी रेलवे स्टाफ है जो कि RPF है
उनको लिया जाएगा, उनको जो है स्विमिंग सिखाई जाएगी या लाइट वेटेड इक्विपमेंट से सिखाया जाएगा कि कैसे जो है इमरजेंसी के टाइम काम करना है। अगर कभी एक्सीडेंट हो गया तो उस केस में जो रेलवे स्टाफ है कितना जल्दी रिस्पॉन्स कर पाए और जल्दी से जल्दी जो भी फैसिलिटी है वो दे पाए। बिकॉज जब भी कभी एक्सीडेंट होता है तो कुछ गोल्डन आवर्स होते हैं जिसके अंतर्गत कोई पर्सन अगर बच भी सकता है, तो अगर उसको जल्दी से जल्दी बचाया जाए तभी वो जो है बच पाएगा। तो उसी केस में जो है गवर्नमेंट या तो मैं बोलूँ कि इंडियन रेलवे ने ये स्टेप लिया है जिसको बोला जा रहा है रेल रक्षा दल। और एक्सीडेंट जब भी हो तो जल्दी से जल्दी जो है रेलवे के स्टाफ वहाँ तक पहुँच पाए, इसी के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया है। मैंने इससे पहले जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो है वो उसके ऊपर रिलायबल थी पूरी की पूरी इंडियन रेलवे। और जिसकी वजह से जो इंडियन रेलवे है अगर कभी एक्सीडेंट होता है तो पहले इनके पास कांटेक्ट करना पड़ता था, फिर जो भी इनका जहाँ पे भी इनका ऑफिस है या तो जहाँ पे भी इनका कैंप है वहाँ से जो है रेलवे के जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है वहाँ तक आना पड़ता था और फिर जाके वो जो लोगों को जो है बचाते थे। तो इसमें जो है थोड़ा टाइम लग जाता था, तो इसी टाइम को रिड्यूस करने के लिए और जो पैसे हैं मतलब जो भी रेलवे है इनको कुछ पैसे भी देने पड़ते थे जो NDRF है इनको, तो वो भी जो है पैसे बच पाए। उसी के लिए जो है रेलवे ने अलग से ही रेल रक्षा दल बनाया है। ठीक है, मेन चीज़ तो एक्सीडेंट है कि एक्सीडेंट से जो है जल्दी से जल्दी बचा जाए, उसी के लिए जो है रेल रक्षा दल बनाया गया। नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी इन्होंने लॉन्च किया एक पद माँ के नाम। एक तरह मोबाइल ऐप है और इसके अंतर्गत रहेगा कि जो भी प्लांट है उसका फ़ोटो ले सकते हो और उसका लोकेशन बता सकते हो कहाँ पे वो प्लांट उगा हुआ है और कैसे वो प्लांट उगा है, उसका पूरा का प्रोसीजर मतलब पानी कितना डालना है या खाद कितना डालना है वो सब का जो भी प्रोसीजर है वो बता सकते हो। तो उसके बदले जो भी पर्सन है उसको क्या मिलेगा, उसको कुछ ना कुछ कार्बन क्रेडिट मिलेगा। अब कार्बन क्रेडिट पता होगा आपको थोड़ा बहुत कि जब भी कोई फैक्ट्री अगर इन्वायरमेंट को ज़्यादा डैमेज करती है तो उसके अगेंस्ट में फैक्ट्री को जो है कार्बन क्रेडिट लेना पड़ता है। तो वो कार्बन क्रेडिट जो है अब इन टर्म्स ऑफ यहाँ से भी ले सकती है, जो भी बंदे का कार्बन क्रेडिट रहेगा यहाँ से भी ले पाएगी, या तो फैक्ट्री है वो खुद ही जो है प्लांट उगाए और उसके बाद जो भी प्रोसेस है वो बता पाए अंडर दिस जो एक पद का माँ का नाम जो मोबाइल ऐप है इधर। ठीक है, तो अब इसके बारे में पढ़ते क्या है एक पद माँ के नाम। तो इसको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नेशनल ट्री प्लांटेशन कैंपेन जो है चलाया गया था। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ही इसको अगस्त के महीने में जो है इसको लॉन्च किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत बार आपने सुना होगा एक पद माँ के नाम, तो ये एक तरह का क्या है ट्री प्लांटेशन कैंपेन है। नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है ज्योतिरादित्य जी के द्वारा ही कि इन्होंने लॉन्च किया है एक BSNL का नया लोगो। जैसे कि आप लोगों में देख सकते हो ये कुछ ग्रीन टाइप में कुछ है और ये भारत का जो मैप है वो ऑरेंज के अंदर है और ये ग्रीन और वाइट एरो जो है ऐसे है। तो पहले ये ब्लू होता था और अब जो है ये ग्रीन और वाइट है। ठीक है, तो आपकी जो लोगो है वो एग्जैक्ट याद रखना है बिकॉज एग्जाम में आपको कभी कभी इनडायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि BSNL में जो एरोज हैं वो कौन से कलर के हैं, तो आपको बताना चाहिए ग्रीन और वाइट है। तो ग्रीन और वाइट का मतलब क्या हुआ कि ग्रीन और वाइट का मतलब होता है कि नेशनल वाइड कनेक्टिविटी इसका मतलब हुआ एज पर BSNL। और अगर ऑरेंज की बात करें तो ऑरेंज बैकग्राउंड का मतलब वो वार्म और इंक्लूसिविटी। तो ये आपको चीज़ ध्यान देनी, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं बाय BSNL, वो भी हम देखते हैं। तो इसके अंतर्गत 3 पिलर के अंतर्गत 7 इनिशिएटिव लिए गए हैं। कौन से 3 पिलर, जैसे कि सिक्योरिटी हो गया, अफोर्डेबल हो गया, रिलायबिलिटी होगी। तो ये 3 पिलर के अंतर्गत 7 जो है इनिशिएटिव लिए गए हैं। पहला इनिशिएटिव जो है वो है पब्लिक प्रोटेक्शन एंड डिजास्टर रिलीफ, जो कि एक तरह का एनक्रिप्टेड फॉर्म का कम्युनिकेशन होने वाला है और ये जो है गवर्नमेंट के लिए बनाया जाएगा बाय BSNL और ये इंडिया का पहला है। उसके बाद स्कैम फ्री नेटवर्क बनाने की बात कर रहा है BSNL। उसके बाद BSNL नेशनल वाईफाई रोमिंग, जैसे हमारे पास Jio 5 या एयरटेल स्ट्रीम है वैसा कुछ है। उसके बाद BSNL का IFTF, जैसे जियो का जो Jio TV रहता है या जो फाइबर से जो टीवी चलता है, तो वैसे कुछ BSNL का भी टीवी चलने वाला है। और एनी टाइम सिम कियोस्क भी लॉन्च किया है जिसके अंदर कोई भी पर्सन को अगर सिम चाहिए तो 24/7 जो ये ATM है या ATS है वहाँ पे जाके वो ले सकता है। उसके बाद BSNL जो है पहला प्राइवेट कंपनी बना है जो कि माइस में जो है 5G नेटवर्क देने का काम करेगा। आपको पता होगा कि जहाँ पर नेटवर्क नहीं पहुँच पाता वहाँ पर BSNL पहुँचता है। मोस्टली जो नॉर्थ ईस्ट वाली जगह होगी या आप जम्मू एंड कश्मीर में चले जाओ, लद्दाख वगैरह जगह में चले जाओ, वहाँ पे अगर आपको जियो का सिग्नल नहीं मिल रहा होगा, एयरटेल का सिग्नल नहीं मिल रहा होगा, लेकिन आपको एक सिग्नल जरूर मिलेगा, वो BSNL। बिकॉज BSNL जो है बहुत जो रिमोट इलाका है वहाँ पे भी जो है पहुँचा हुआ है। ठीक है, अभी से नहीं, वो बहुत पहले से पहुँचा हुआ है। और अगर रिमोट इलाके की बात करें तो आपको सिर्फ BSNL का ही सिम चलता है। तो BSNL का सिम इसी वजह से जो है माइस में भी चलने की माइस में अब तक नहीं चलता था, लेकिन अब जो है माइस में भी चलेगा। और उसके बाद डायरेक्ट टू डिवाइस भी सर्विस भी BSNL ने लॉन्च किया है। तो ये कुछ 7 लॉन्चेस हैं
ठीक है। इसमें से जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है वो पहले दोनों ही है, लेकिन आपको याद सारे करने हैं। नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है सिंगल विंडो IT प्लेटफॉर्म, जिसको डाउनलोड किया गया है बाई DYT, और इसको डाउनलोड किया गया है बाई अंडर दी IFC गिफ्ट सिटी गांधीनगर के द्वारा। तो इसके अंतर्गत क्या करेगा कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या तो कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट अगर IFC गिफ्ट सिटी में आना चाहती है तो वो जो है लाइसेंस ले पाएंगे, और वो जो लाइसेंस ले पाएंगे इन डिजिटल फॉर्म में ले पाएंगे। क्योंकि पहले क्या प्रॉब्लम होती थी कि कोई भी कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को लाइसेंस लेना पड़ता था तो वो जो है फिजिकल फॉर्म में होता था, उनको गवर्नमेंट के चक्कर मारने पड़ते थे, उसके बाद जो इनका लाइसेंस जो है पास हो पाता था, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, जिसकी से इसको डिजिटल फॉर्म में लाया गया। और ये डिजिटल फॉर्म में लाया गया, उसके साथ जो डिफरेंट एजेंसी और ऑर्गेनाइजेशन भी एक ही जगह पे आ पाए, उसी लिए भी लॉन्च किया गया है। जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है वो आया है, उसका डिपार्टमेंट ऑफ रिन्यूएबल है वो आया है, उसका SEBI आया है, RBI आया है, उसके बाद इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये आपको 5 ऑर्गेनाइजेशन मिलेंगे जो कि इस प्लेटफॉर्म जो सिंगल विंडो IT प्लेटफॉर्म है इसके अंतर्गत मिलेंगे। बिकॉज ये सब के सब इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए कोई बैंक आ रहा होगा तो उस केस में RBI पिक्चर में आएगा। अब मान लीजिए कहीं म्यूचुअल फंड का बिजनेस जो है वो IFC सिटी में आना चाहता है तो उस केस में म्यूचुअल फंड बिजनेस में पिक्चर में आएगा। उसके बाद अगर मान लीजिए कोई मान लीजिए लैंड अगर लेना चाह रहा है, बिकॉज जो ये IFC गिफ्ट सिटी है क्या एक लैंड ही है ना, जहाँ पे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है वो बैठते हैं। तो उस जगह पे अगर उस जो भी लैंड है वो चाहिए होगा तो उस केस में डिपार्टमेंट ऑफ रिन्यूएबल की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ रिन्यूएबल भी पिक्चर में उस केस में आएगा। ठीक है, तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट काम है, तो इसलिए ये 5 जो है ऑर्गेनाइजेशन आपको पिक्चर में मिलेंगे, और आपको एग्जाम के लिए ये 5 के नाम जो है एग्जैक्ट याद रखने हैं। ठीक है, ये ध्यान देना कि इसमें से भी डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें से कौन कौन से जो मिनिस्ट्री है डिपार्टमेंट जो है ये सिंगल विंडो IT प्लेटफॉर्म के अंतर्गत आते हैं, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ये चीज़ तो आपको पता ही दी है कि इसके अंदर जो लाइसेंस है वो ले सकते हैं और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अंडर दी IFC गिफ्ट सिटी, और जो भी प्रोसेस है या जो भी अप्रूवल्स हैं वो अब डिजिटल फॉर्म में होगा, जिसके से फास्ट होगा। ठीक है, तो फास्ट होगा। फास्ट होने का कारण ये भी है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको एक ही जगह मिल जाएगा। अब एक सिनेरियो लेते तो आपको और अच्छे समझ आएगा। अब कोई ऑर्गेनाइजेशन को अगर बैंक का लाइसेंस लेना हो तो पहले तो RBI के पास जाएगा, ठीक है, कि RBI जो है लाइसेंस दे दे। उसके बाद कहाँ पे उसको ज़मीन चाहिए तो ज़मीन के लिए कहाँ जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ रिन्यूएबल जो भी है उधर जाएगा। उसके बाद उसको अगर कुछ फंडिंग वंडिंग उठानी हो, लोन उठाना हो, या कोई भी डिफरेंट जो कॉमर्स रिलेटेड काम हो जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर आती हो, तो उसके लिए उसको डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंदर जाना पड़ेगा। उसके बाद अगर मान लीजिए बैंक के बाद उसको म्यूचुअल फंड भी बेचना हो तो उसके लिए उसको फिर वापस SEBI के पास जाना पड़ेगा। तो इसलिए डिफरेंट जो है गवर्नमेंट के चक्कर ना मानना पड़े, उसके लिए सिंगल जगह पे ही आपको जो भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है उनको सब कुछ एक ही जगह मिल जाए, तो उसी के लिए जो है ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है बाय दी गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन पार्टनर के जितने भी मेजर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है वो सबके साथ, तो ये दोनों पार्टनर के जो है 2 टायर सिस्टम लाने की बात कर रहे हैं। 2 टायर सिस्टम ला के क्या करेंगे, जो भी टेलीकॉम फ्रॉड्स है उसको रोकने का काम करेंगे। अब टेलीकॉम फ्रॉड्स होते कैसे पहले वो समझते हैं कि जो स्कैमर होते हैं वो क्या करते हैं, मैनिपुलेट कर देते हैं कॉल लाइन आइडेंटिफिकेशन को, और या तो कॉल आईडी इसको बोला जाता है, इसके से वो फाइनेंशियल स्कैम्स कर पाए। इसके अंदर क्या होता है वो समझते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी कॉल आईडी रहती है, कॉल आईडी के अंदर क्या रहता है कि जो बंदा है उसका फ़ोन नंबर रहता है, उसके साथ उसकी जो लोकेशन है कहाँ से उसने फ़ोन किया है वो भी पता लग जाता है गवर्नमेंट को या टेलीकॉम सर्विस को, तो वो जो है छुपाया जाता है। और वो छुपाने के बाद जो है फाइनेंशियल स्कैम्स होते हैं लोगों के ऊपर, तो वो रोकने के लिए जो है अभी 2 टायर सिस्टम लाया गया है, जिसके अंतर्गत अब जो है इजीली डिटेक्ट और ब्लॉक कर पाएंगे जो भी इंटरनेशनल कॉल्स ऐसे किए जाते हैं हमारे इंडिया में। और इसके लिए 2 फेजेस में चलाया जाएगा। पहले फेज़ में जो रहने वाला है इसमें जैसे मान लीजिए कि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर जो भी रहेंगे इनके पास ऑलरेडी कुछ ना कुछ लिस्ट होगी, इसमें जो भी फाइनेंशियल फ्रॉड करने वाले हैं उनके नंबर्स होंगे, तो वो जो नंबर्स है वो पहले फेज़ में ब्लॉक किए जाएंगे। उसके दूसरे फेज़ में क्या रहेगा, जो सेंट्रल लेवल पे जो पुलिस के पास ऑलरेडी कुछ ना कुछ नंबर्स होंगे, या तो जो IC4 जिसको बोला जाता है, जो कोऑर्डिनेटर होता है पूरा जो साइबर सिक्योरिटी संभालता है, तो उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ नंबर होंगे, तो वो सारा का सारा नंबर जो है सेंट्रल लेवल पे जो है सेव रहता है। तो उस केस में जो सेंट्रल लेवल है सेकंड फेज में जो है सेंट्रल लेवल पे जो है देखा जाएगा कि जो भी नंबर है उसको, ठीक है। उसके बाद जो भी मैंने चीज़ें हैं वो तो मैंने आपको बताई देगी। कॉल आईडी हाइड करने की कोशिश करता है अंडर दिस जो ये कॉल आईडी या तो कॉल लाइन आइडेंटिफिकेशन है उसको उसके ऊपर, और बस इतना ही न्यूज़ था, इसके ऊपर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट
चलते हैं इधर, कुछ इनिशिएटिव्स लिए थे जो कि एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, जैसे कि शंकर साथी पोर्टल जो लॉन्च किया गया, जिसके अंतर्गत अगर आप इंडिविजुअल हो या मैं हूँ इंडिविजुअल, तो अगर मेरे को भी कभी स्कैम्स कॉल आते हैं या फ्रॉड कॉल आते हैं, तो मैं जो भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसको रिपोर्ट कर सकता हूँ और अलर्ट कर सकता हूँ जो भी अथॉरिटी है उसको। और इसके बाद एक डिजिटल इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत जो भी लोकल अथॉरिटीज़ है, जैसे मैंने आपको बताया ना IC4 मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ एग्जाम के लिए। IC4 मैंने आपको बहुत बार वीकली या मंथली पढ़ाया होगा। आप कमेंट सेक्शन में बताना इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, बिकॉज अगर ये एग्जाम में सीधे फुल फॉर्म पूछ जाता है तो इसका फुल फॉर्म बताना। तो इसमें अंतर्गत जो लोकल अथॉरिटी है, सेंट्रल एजेंसी या टेलीकॉम ऑपरेटर्स है, वो सारे के सारे करेक्ट हो सकते हैं, ऐसा कुछ बोल रही है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। तो ये दोनों इनिशिएटिव भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट आ रहा है इनोग्रेशन। तो इनोग्रेशन में है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम। अब हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम जो है लॉन्च करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होगी, तो उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट रखी है गवर्नमेंट ने 850 करोड़ रुपीज़ रखी हुई है। अब ये सिस्टम करेगा क्या? ये सिस्टम करेगा जो भी वेदर और क्लाइमेट रिसर्च है उसको नापने का काम करेगा। और इसको जो है ये सिस्टम जो बनाया गया था बाय IITM के द्वारा बनाया गया था। इसका नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं, इसका नाम होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मैथोलॉजिकल, जो कि पुणे बेस्ड है, ठीक है। तो इसको जो है एक्वायर किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, जिसके अंदर बोला गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस अब जो है इम्पल्सिव 6 किलोमीटर तक जो भी डेटा है वो देख पाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जो था वेदर और क्लाइमेट को हम प्रोडिक्ट कर पाते थे कुछ, मान लीजिए, ये मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं होता बट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। हम मान लीजिए कि पहले जो है वेदर फोरकास्ट जो है 10 दिन के लिए देख पाते थे, और आफ्टर दिस एक्वाइजिंग ऑफ हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर सिस्टम अब जो है हम 15 दिन तक भी जो है जो वेदर फोरकास्टिंग है वो देख सकते हैं। तो अब इसका लाभ क्या होगा? वेदर फोरकास्टिंग देख के करेंगे क्या हम 15 दिन तक? हम सिर्फ ये सोचेंगे कि आज ऑफिस में बारिश आएगी तो आज ऑफिस लेट जाते हैं, या तो स्कूल वाले बच्चे होंगे ये सोचेंगे आज तो बारिश आ रही है हम स्कूल नहीं जाएंगे, या तो आज बारिश आ रही है मस्त सोते पढ़ते नहीं है। तो ये सब के लिए नहीं लॉन्च किया गया ये हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम। ये लॉन्च किया गया कि जो भी साइक्लोन है, ट्रॉपिकल साइक्लोन है, वो हम पता लगा पाएँ, या तो एग्रीकल्चर में जैसे इम्पैक्ट हो जाता है, कभी हाई बारिश हो जाए तो उस केस में एग्रीकल्चर जो भी फार्मर्स हैं उनको पहले डेटा दिया जाए कि इस समय जो है अच्छी बारिश होगी, इस महीने में अच्छी बारिश होगी, या तो जो है फ्लड आने वाला है इस सिटी में। तो ये सब चीज़ें बताने के लिए जो है ये हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर सिस्टम जो है लॉन्च किया गया, जो कि प्रिसाइज नॉलेज, प्रिसाइज जो है डेटा दिया जाएगा टू मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। तो इस सिस्टम के अंतर्गत आपको 2 चीज़ें मिलेंगी, एक है अकरा और एक है अरुणिका। तो ये दोनों जो चीज़ है ये हेल्प करेंगे जो इंडियन नेचुरल डिपार्टमेंट है, ये बनाया तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मैथोलॉजी नहीं है, लेकिन ये 2 जो दिए गए हैं, या तो जो ये 2 सिस्टम जो है प्रिडिक्ट करने का काम रहेगा वो रहेगा IITM का, और ये हेल्प करेगा वेदर और रिसर्च, क्लाइमेट रिसर्च के लिए, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है, ये जो 2 प्लेटफॉर्म बनाए गए। तो यही था मोस्टली जो मोटा मोटा न्यूज़ था, इससे आपको ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, और जो भी न्यूज़ था आपको डिटेल में यहाँ पे ऑलरेडी समझाया गया है। उसका नेक्स्ट इनोवेशन में पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट इनोवेशन आ रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने लॉन्च किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन दी पंचायती एक्ट 1986 को। तो इसके अंतर्गत जो भी शेड्यूल्ड एरियाज अक्रॉस दी इंडिया है उसको डेवलप करने की बात करता है। तो इसके अंतर्गत 2 स्कीम्स है, जैसे कि PM जनमन और PM जुगा। तो PM जनमन जो है जो भी ट्राइबल पीपल्स होते हैं उनको जो है मेन स्ट्रीमलाइन में लाने का काम करता है, और PM जुगा जो है वो जो भी ट्राइब्स कम्युनिटी है उनका जो सोशल इम्पैक्ट कंडीशंस है उसको इम्प्रूव करने का काम करता है, ठीक है। तो आप यहाँ से फुल फॉर्म देख सकते हो वीडियो पॉज करके, या तो आप मेरा जो PDF है वहाँ से आपने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। नेक्स्ट भी बढ़ते हैं, थोड़ा ख़राब हो गया। नेक्स्ट में पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ पावर। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने इनोग्रेट किया है कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम पावर फैसिलिटी, और ये किया गया है दिल्ली में। तो इसके अंतर्गत बोला गया है कि जो भी इंडिया का पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसको जो है प्रोटेक्ट किया जाएगा फ्रॉम साइबर थ्रेट, ठीक है। तो इसी के लिए जो है इसको डेवलप किया गया है। तो ये कुछ 100 दिन लंबा जो है इनिशिएटिव का पार्ट है ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर की, और ये जो है फॉलो करता है नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 का। तो ये 2013 का, हाँ। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम्पल है, आपको जो ऊपर वाली चीज़ है वो इंपॉर्टेंट है, उसके 100 डे इनिशिएटिव इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने ऑर्गेनाइज किया है 8 वीक ऑफ
इंडिया वाटर वीक। और इसके अंदर जो थीम रखी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टनरशिप एंड कोऑर्डिनेशन फॉर वाटर इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम आपको याद रखना है। इसके अंदर हाईलाइट्स देखिए तो आपको मिलेगी एक वाटर वुमेन वॉरियर। तो ये एक पर्सन है उजी राव बाई, जो कि मध्य प्रदेश से आती है। तो इनको जो है ये अवार्ड है, एक तरह का ये अवार्ड दिया गया एज अ वॉरियर बनाया गया। और उसके बाद एक मेघालय से पर्सन आती है लेकमैन, तो इनको जो है ये अवार्ड से नवाजा गया कि इन्होंने जो है वाटर कंजर्वेशन बहुत अच्छी की अपने स्टेट में, उसकी वजह से। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो है एज अ पार्टनर मिनिस्टर है अंडर दिस जो ये वीक हो रहा था इसमें। और इसमें जो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी है ये भी एज अ पार्टनर डिपार्टमेंट है। तो पार्टनर मिनिस्टर कौन है इसमें, आपको मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज मिलने वाला है। और पार्टनर डिपार्टमेंट कौन सा है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मर, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो मैं थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ तो शायद से मेरा थोड़ा मिस्टेक भी हो रहा होगा, बिकॉज मुझे वीडियो शॉर्ट रखनी है जिसकी वजह से आपको अभी पढ़ने में हेल्प हो, इवन अगर आपका एग्जाम सामने हो तब भी हेल्प हो। ठीक है, इसलिए मैं आपको वीडियो थोड़ा फास्ट ही बता रहा हूँ। इसके बाद बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की बात करें तो इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है इंटरनेशनल वॉश। और ये वॉश का अगर फॉर्म देखें तो आपको मिलेगा वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन कॉन्फ्रेंस। तो ये भी हो रहा था ये कॉन्फ्रेंस ऑन द साइडलाइन ऑफ इंडिया वाटर वीक के अंतर्गत ही। और इसका जो थीम है वो आप उसी याद रखना एग्जाम के लिए। इसका जो थीम मिलेगा आपको सस्टेनेबल वाटर सप्लाई, तो ये इसका थीम है। ठीक है, तो बाकी तो एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें जो भी न्यूज़ है, लेकिन आपको तब भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। जैसे कि बेस्ट सेंट्रल मिनिस्टर जो है दिया गया है, जो पुणे बेस्ड सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च सेंटर है इसको। उसका बेस्ट स्टेट गवर्नमेंट देगा जिसने सबसे ज़्यादा वाटर कंजर्व किया हुआ आपको केरला मिलेगा। बेस्ट इंडस्ट्री मिलेगा आयन एक्सचेंज लिमिटेड। उसके बाद बेस्ट स्टार्टअप जो मिलेगा वो ब्लूवर्स इंडिया लिमिटेड, तो ये जो है मुंबई बेस्ड है। तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो अगर याद हो पा रहा तो अच्छा, और याद नहीं हो पा रहा तब भी याद कर लो यार, मेरे ख्याल से यहाँ से भी एक क्वेश्चन फंस सकता है। ठीक है, मुझे लग रहा था कि ईजी भी यहाँ आप छोड़ सकते हो, बट अब लग रहा है नहीं छोड़ सकते, बिकॉज ने बेस्ट सेंट्रल मिनिस्टर पूछ लिया, बेस्ट स्टेट गवर्नमेंट दे दिया जो वाटर कंजर्व अच्छा कर रहा है। तो ये दो चीज़ तो आपको याद रखनी पड़ेगी, इसमें आपको ध्यान देना है। तो बाकी इनिशिएटिव्स आप छोड़ सकते हो, मैं ऑलरेडी लेस इंपॉर्टेंट लिख के रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन पढ़ लो तो अच्छा है यार, एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। बट मैं प्रिडिक्ट ही कर सकता हूँ कि ये नहीं आएगा, ये आएगा। बट प्रिडिक्शन कभी कभी गलत भी हो जाती है, ऐसा नहीं है कि प्रिडिक्शन हर सब सही रहती है। लेकिन मैं आपको गारंटी बोल सकता हूँ कि अगर आपने यहाँ से मेरा PDF पढ़ लिया तो आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहीं से सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे एग्जाम के लिए। ठीक है, और अगर आप कभी मॉक लगा रहे हो या कोई PDF का अगर MCQ कर रहे हो तो उस केस में आपका एक दो क्वेश्चन छूट सकता है, बिकॉज वो लोग बहुत उल्टा फुल्टा क्वेश्चन पूछते हैं जो एग्जाम में कभी नहीं आते। आप कोई भी मॉक लगा के जाओ, वो आपको लेवल कभी भी एग्जाम में नहीं मिलेगा। ठीक है, बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन अलग पूछे जाते हैं, और जो आप अगर मॉक दे रहे हो या तो जो आपका क्विज लगाते हो तो उसमें जो है क्वेश्चन थोड़े अलग पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो आप थोड़ा ध्यान देना। क्विज लगा रहे हो तो लगाओ, बिकॉज आप जब मैक्सिमम क्विज लगाते हो तभी आपको समझ आता है कि हम गलती क्या कर रहे हैं, आपको तभी जो है चीज़ें ज़्यादा याद रहती है। लेकिन आप उसमें पूरा रिलायबल मत हो जाओ उस क्विज के ऊपर ही। बहुत लोग क्या करते हैं कि कंटेंट नहीं पढ़ते, मतलब जो करंट अफेयर है वो नहीं पढ़ेगा, लेकिन उसकी जगह पे सीधे क्विज लगाना चालू कर देता है, जिसकी वजह से सोचते हैं कि ये क्विज ला के जाएंगे और इसी से में हमारा रट्टा हो जाएगा और हम जैसे क्वेश्चन लगा के हम एग्जाम क्लियर कर लेंगे। बट वो होता नहीं है, बिकॉज जब तक आप कंटेंट को डिटेल में नहीं पढ़ोगे, जब तक आप कंटेंट को सही से नहीं पढ़ोगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, वो न्यूज़ के बारे में। और कंटेंट पढ़ने के बाद आप जब क्विज लगाते हो तो जो भी न्यूज़ है या जो भी करंट अफेयर्स है वो अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाता है। तो इसलिए पहले आपको कंटेंट पढ़ना है, फिर आपको जो है MCQs लगाने हैं। तो हमने बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, हम बढ़ते हैं आगे न्यूज़ में। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेट किया है ITU-WTSA। ये क्या है, ये जो है आपको मिलेगा इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड। तो ये जो इवेंट था न्यू दिल्ली में होने जा रहा था, और ये हो चुका है इवेंट, और ये जो है इंडिया में पहली बार होस्ट किया जा रहा है अराउंड 150 साल बाद। ठीक है, और एशिया पैसिफिक रीजन में ही पहली बार इसको होस्ट किया जा रहा है। ऐसे ही इवेंट जो है वेस्टर्न कंट्रीज में ज़्यादा होता है, और इंडिया में हो रहा है और पहली बार हो रहा है, तो इसके से इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसकी हम थीम देखें तो आपको मिलेगा AI भारत 5G 6G सैंडबॉक्स। तो ये आपको थीम आपको एग्ज़ाम के लिए ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, तो इसी इवेंट में जो है 8th एडिशन ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस भी हो रहा था, और जिसको एशिया का लार्जेस्ट डिजिटल फोरम भी बोला जाता है। और ये गवर्नमेंट ने क्यों किया कि दोनों को एक साथ ही कर दिया, बिकॉज पैसे बचाने के लिए। ठीक है, तो इसका थीम जो है वो मिलेगा आपको दी फ्यूचर इज़ नाउ। तो इसका आपको थीम ध्यान रखना है। और ये जो इवेंट है इसको ऑर्गेनाइज किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जो कि अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के। और इन्होंने जो पार्टनर किया था सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो ये 2 पॉइंट जो है आपको ध्यान देना है, कौन जो इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये भी बोला
कि इंडिया जो है वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट 5G मार्केट बन चुका है, और इंडिया जो है 10 साल में बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया है इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क में। और ऐसा बोला जा रहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा कि इंडिया का जो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है वो जो अर्थ और मून का जो डिस्टेंस है उसका 8 टाइम्स है। ठीक है, तो ये पूछना है एग्जाम्पल बहुत मुश्किल है, बट थोड़ा सा ध्यान देना कि 8 टाइम जो है अर्थ और मून का डिस्टेंस बता रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। बिकॉज जब भी कोई मिनिस्टर कुछ बोलता है ना, अब मोदी जी का ही ले लीजिए कि जब भी कोई मिनिस्टर कुछ बोलता है तो उसके वर्ड्स इतने मैटर नहीं करते। ठीक है, अगर ये कोई डेटा आया होता, अगर कहीं मान लीजिए कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने डेटा दिया होता कि 8 टाइम ज़्यादा जो है इंडिया ग्रो कर गया है अर्थ और मून का डिस्टेंस में, तो क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। लेकिन कभी कोई मिनिस्टर अगर कोई स्टेटमेंट दे दे तो वो कभी आपको एग्जाम में नहीं पूछा, तो आप इसको सिरे से स्किप कर भी सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहे हैं जो निश्चय पोषण योजना है, इसका जो न्यूट्रिशन सपोर्ट देने का काम रहता है, जो भी टीवी पेशेंट होता है इनको, तो वो 500 रुपये से पर मंथ बढ़ा के जो है 1000 रुपये कर दिया गया है। और ये अनाउंसमेंट किया गया बाई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। बिकॉज टीवी पेशेंट की बात कर रहे हैं तो इसके हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो हेल्थ में कौन आएगी मिनिस्ट्री, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ही आने वाली है। ठीक है, तो ये एग्जाम के लिए आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाकी आप नीचे स्टेटमेंट पढ़ सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया लाल त्रिपारा गौशाला। एक तरह का क्या है, गायों के लिए जो है एक तरह का गौशाला है, जो कि इंडिया का पहला मॉडर्न गौशाला रहने वाला है। और ये गौशाला के साथ जो है इंडिकेट किया है बायो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस प्लांट। ठीक है, और ये प्लांट के अंदर जो भी गाय का जो गोबर रहता है वो यूज़ करेंगे, और जो कंप्रेस CNG रहता है उसको जो है बनाने का काम करेगा। और ये प्लांट जो है कहाँ पे रहने वाला है, ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में होने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसको आपको ध्यान देना है। अब ये प्लांट जो है कुछ 2 हेक्टेयर लंबा प्लांट है, तो इस प्लांट को जो है कुछ ना कुछ फंडिंग की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज इतना बड़ा प्लांट, इतने सारे गाय, ठीक है, और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर संभालने के लिए पैसे की जरूरत तो पड़ेगी पड़ेगी। तो ये पैसा जो है देने का काम कर रही है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, जो कि बोल रही है कि कुछ 32 करोड़ रुपये देगी। उसके बाद जो ग्वालियर की जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो 5 करोड़ देने की बात कर रही है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देने की कौन जो है कितना पैसा दे रहा है। इसके बाद इस प्लांट की बात करें तो ये प्लांट जो है टोटल 3 टन तक नेचुरल गैस जो है जनरेट कर सकता है, और 20 टन तक जो है हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक मैन्योर जो भी है डेली जो है जनरेट कर सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद नेक्स्ट चले तो ये एक तरह की ऑब्जर्वेटरी है जो कि लॉन्च किया गया है लद्दाख में। तो ये लॉन्च किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के जो सेक्रेटरी इनके द्वारा, और जैसे मैं आपको ऑलरेडी बताया लद्दाख में लॉन्च किया गया है। अब इस ऑब्जर्वेटरी की खास बात क्या है वो देखते हैं कि ये जो है एशिया का लार्जेस्ट है और वर्ल्ड का जो है हाईएस्ट है। ठीक है, क्योंकि लद्दाख में बन रहा है, तो लद्दाख पता ही होगा यार कितने हाइट पे है, तो वर्ल्ड का जो है हाईएस्ट है और एशिया का जो है लार्जेस्ट टेलीस्कोप है। अब इस टेलीस्कोप का काम क्या है वो देखते हैं कि ये जो है डिटेक्ट करता है गामा रेज को, जो कि स्टडी करने की हेल्प करता है, जो कॉस्मोटिक इवेंट रहते हैं उसमें से ब्लैक होल हो गए, ये सब कुछ जो है एनालाइज करने का काम करता है ये ऑब्जर्वेटरी। तो ये ऑब्जर्वेटरी जो बिल्ड किया गया है वो बिल्ड किया गया आपको मिलेगा जो भाभा है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसको ब्राग भी बोला जाता है। तो इन्होंने पार्टनर किया है इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन ऑफ इंडिया के साथ, और ये दोनों ने मिलके जो है इस जो ऑब्जर्वेटरी है इसको बनाया। इसके साथ डिफरेंट इंडियन पार्टनर्स भी है, लेकिन आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हो, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ते हैं क्या क्या ऑर्गेनाइज किया गया है बाई डिफरेंट जो मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा। तो पहला जो आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने पार्टनर किया है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के साथ, और ये दोनों मिलकर जो ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं 4th ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट एंड एक्सपो, जिसको री इन्वेस्ट 2024 ही बोला जा रहा है, जिसको गुजरात में जो है ये इवेंट हो रहा था। इसके अंदर क्या होता है कि डिफरेंट जो भी की प्लेयर्स हैं इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स में, जैसे कि कोई USA का होगा कोई कंपनी जो कि रिन्यूएबल में काम कर रही है, सोलर में काम कर रही है, कोई यूरोप का होगा जो कि ग्रीन हाइड्रोजन में काम कर रही है, वो सारे के सारे बैठेंगे एक साथ, जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स है वो, लीडर्स, इन्वेस्टर्स, रिसर्चर, पॉलिसी मेकर इस इवेंट में, और उसके बाद जो डिस्कस करेंगे फ्यूचर में कैसे जो है हम और ज़्यादा एनर्जी सेक्टर को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, और वो एनर्जी सेक्टर जो है रिन्यूएबल जो है ग्रो कर सकते हैं, वो आपको ध्यान देना। तो ये एक ऑर्गेनाइज पार्ट था या होस्ट जो गवर्नमेंट ने किया गया है, और इसके अंदर डिफरेंट पॉइंट जो बोले गए हैं कि जैसे कि हमें हमारा इंडिया का भी प्लान है कि जो 2 गीगावाट है एनर्जी जो नॉन फिजिकल फ्यूल कैपेसिटी से होनी चाहिए, तो वो इंडिया जो है अचीव कर ली। तो इंडिया ने इसके बारे में कुछ बताया है इस इवेंट में। ठीक है,
तो इस इवेंट के बारे में आपको इतना ध्यान रखना है कि गुजरात में हो रहा है और डिफरेंट डिफरेंट की होल्डर आते हैं। और इसमें इंडिया का प्लान ये है, इंडिया जो है अचीव कर लिया है नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी में 500 गीगावाट तक, और 200 गीगावाट तक, और 500 गीगावाट का जो प्लान है वो 2030 तक है कि 2030 तक हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो है अचीव कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने पार्टनर किया एडीबी के साथ, और ये जो है होस्ट कर रहे हैं क्लाइमेट एंड हेल्थ सॉल्यूशन इंडिया कॉन्फ्लिक्ट। और ये 2 दिन का कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है जो कि फोकस करेगा जो भी पब्लिक हेल्थ है उसमें, जो भी पब्लिक हेल्थ का इशू है हमारे इंडिया में उसको जो है एड्रेस करने का काम करेगा। तो कौन कौन से पब्लिक हेल्थ वो देखते हैं। तो जैसे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो गया, उसके बाद मेंटल हेल्थ हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, क्लाइमेट रेडी हेल्थ केयर वर्कफोर्स हो गया। तो ये सब जो इश्यूज़ हैं हमारे इंडिया में जो पब्लिक हेल्थ में आपको मोस्टली दिखता होगा, तो वो सब जो है सॉल्व करने का काम करेगा ये कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, यहाँ से भी एक क्वेश्चन फंस सकता है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो है अटेंड कर रही, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो है कौन है, आपको जो यूनियन मिनिस्टर मिलेंगे वो अश्विनी वैष्णव जी मिलेंगे। तो इन्होंने जो है अटेंड किया था 4th राइजिंग डे परेड, जो कि आरपीएफ का जो है इवेंट है। तो ये नासिक में हो रहा था ये इवेंट, और इनको जो है चीफ गेस्ट बुलाया गया था। तो इस इवेंट के अंतर्गत बोला गया कि जो भी वुमेन ट्रेनिंग सेंटर है इसके अंतर्गत कुछ 35 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। और एक ऐप है जिसका नाम है संगम ऐप। संगम ऐप के बारे में आपने पहले ही पढ़ा होगा, जो कि जो भी आरपीएफ के पर्सनल्स हैं उनको अगर लॉ एंड ऑर्डर समझना हो, अब मान लीजिए आरपीएफ के पर्सनल ने एक चोर को पकड़ा, ठीक है, चोर को पकड़ा तो चोर के साथ करना क्या है, ठीक है, तो उसके ऊपर प्रॉपर लॉ लिखा है जो कि आरपीएफ का जो लॉ है उसके अंतर्गत। ठीक है, पुलिस का लॉ अलग रहता है, सेंट्रल आर्म फोर्स का लॉ अलग रहता है, वैसे आरपीएफ का जो लॉ है वो अलग रहेगा। तो उनके जो लॉ है वो लिखा रहता है संगम ऐप में। तो ये पहले जो था वो इंग्लिश में लिखा रहता था, और अब जो है इसको हिंदी वर्जन लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने लॉन्च किया है 3rd एडिशन ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया इवेंट। तो इसके अंतर्गत बोला गया है कि ये इवेंट जो है एम करता है इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी कैसे लाया जाए फूड सेक्टर में, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में। और इसकी थीम जो है वो इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए वो मिलेगा प्रोसेसिंग फॉर दी पर्सपेसिटी। तो ये आपको थीम ध्यान देना है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस इवेंट में जो है पार्टनर कंट्री थी जापान, और ईरान और वियतनाम एज अ फोकस कंट्री थी। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान देना है एग्जाम के लिए। ठीक है, मैं आपको वही कंटेंट पढ़ाता हूँ जो एग्जाम रिलेवेंट हो, ऐसा नहीं कोई भी आपको पॉइंट ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको मतलब फालतू का मैंने कहीं भी डाले हुए हैं। सारे के सारे जो भी पॉइंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, और आपको सारा का सारा पढ़ना है, बिकॉज एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और ऐसा नहीं है कि आपको कहीं भी इधर मार्क करने की ज़रूरत है कि इधर मैंने एम मार्क कर दिया, या तो मैं इधर बोलूँगी 5 जो पिलर है वो मैं मार्क करने लगा। ये जो भी पॉइंट है सारे के सारे पॉइंट मार्क करने के तो आपको पूरा का पूरा जो आपका जो पीडीएफ है वो पूरा का पूरा येलो येलो है तो ग्रीन ग्रीन हो जाएगा। तो रैदर देन दिस आप सीधे पीडीएफ उठाओ, और जो भी मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ आप A to Z पढ़ो, आपको यहाँ एग्जाम जो है यहीं से फंसने वाला है। ठीक है, ऑलरेडी मेरे बहुत सारे क्वेश्चन फंसे हुए हैं। आईपीएस क्लर्क चेक कर सकते हो आप, आईपीएस, आरआरबी पीओ। मैं नहीं बोलूँगा कि आप आरआरबी पीओ चेक करो, बिकॉज मैंने आरआरबी पीओ में जो क्वेश्चन आए थे वो मार्च से आए थे, और जनवरी से मार्च के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा आए थे। और मैं जब पीडीएफ क्रिएट करने की कोशिश, और मैं जो पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा था वो कर रहा था मई से। तो आप अगर देखोगे मई से अगर कोई भी करंट अफेयर्स आया होगा तो डेफिनेटली वो आपका यही जो पीडीएफ है मैपिंग मैगजीन यही से आपको मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट में पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है अप्रूवल्स, जो भी अप्रूवल्स है वो एक साथ पढ़ते हैं। तो इसमें जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अप्रूव कर दिया है कि बिहार में जो है 2nd टाइगर रिजर्व बनाया जाए। इससे पहले बिहार में एक ही टाइगर रिजर्व था जिसको बुलाया था वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, और अब 2nd टाइगर रिजर्व बनने की वजह से आपके लिए एक और लोड पड़ गया, आपको एक और टाइगर रिजर्व एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा एग्जाम के लिए। तो ये बनाया गया है कुंगो टाइगर रिजर्व, कुंगो डिस्ट्रिक्ट में जो है ये बनाया गया है, और ये जो है एक तरह का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रहने वाला है। ठीक है, इसकी बात करें तो जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व था यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे टाइगर हो रहे थे, जिसकी वजह से ओवर क्राउडिंग की वजह से जो है ये अलग से एक टाइगर रिजर्व बनाया गया, और अब जो भी टाइगर है वो अब कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है यहाँ पे शिफ्ट किए जाएंगे। ठीक है, और टाइगर की बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1972 में लॉन्च किया था, वो आपको ध्यान देना है। वहाँ से भी एक क्वेश्चन फंस सकता है, कभी ना कभी पूछ लिया जाता है, मोस्टली ऐसे ही पूछा जाता है, बैंकिंग में नहीं, तो क्या पता, भरोसा नहीं है। तो आपको वो भी चीज़ ध्यान देनी है कि 1972 में जो है टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट चलते, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया 3 AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। पहला जो है हेल्थ केयर लॉन्च किया गया, दूसरा एग्रीकल्चर, तीसरा सस्टेनेबल सिटी। जो हेल्थ केयर है उसको लीड कर रहे हैं IIT दिल्ली, ठीक है, और जो एग्रीकल्चर है उसको लीड कर रहे हैं IIT रोपर पंजाब, और जो सस्टेनेबल सिटी है उसको लीड कर रहे हैं IIT कानपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो ये 3 IIT से याद रखने की कौन कौन जो है इसको लीड कर रहे हैं।
अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, तो इसके लिए कुछ ना कुछ पैसे चाहिए होंगे, तो ये पैसे देने का काम होगा मिनिस्ट्री ऑफ ये पैसे देने का काम होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है पैसे देगी कुछ 990 करोड़ रुपये का, और ये पूरा का पूरा सेंट्रल फंडेड होने वाला है। और ये जो है बजट जो निकाला गया है, ये 990 करोड़ रुपये, ये 5 साल के लिए निकाला गया है। मतलब 2023 से लेके 2023-24 से लेके 2028-29 तक जो है ये पैसे दिए गए हैं। अब जो भी ये AI सेंटर होने वाला है, इसको जो देख रेख करेगा कि ये सेंटर से चल रहे कि नहीं, ये काम रहेगा एपेक्स कमेटी का, जिसको हेड करेंगे जो जोहो के CEO है बेनबू जी। तो बेनबू जी है जो है इसको ओवरसीज करने का काम करेंगे इस इनिशिएटिव्स को। तो अब हमने सेंटर की बात कर ही ली है कि सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाने की बात की है, तो अब हम बात करते हैं सुपर कंप्यूटर की। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 3 जो है रुद्रा सुपर कंप्यूटर डेडिकेट किए, जिसके अंदर का जो बजट रखी गई वो 130 करोड़ की रखी गई है। ठीक है, थोड़ा मैं इसको आई थिंक जूम आउट कर दूँ जिसके से कुछ समझने में हेल्प हो। ठीक है, तो ये 130 करोड़ रुपये रखी गई है। तो ये 3 कौन कौन से जो है प्राम रुद्रा सुपर कंप्यूटर है। तो पहला आपको मिलेगा जायंट मेट्रो रेडियो ट्रांसपोर्ट टेलीस्कोप, ये एक तरह का सुपर कंप्यूटर है। बाकी इंटर यूनिवर्सिटी एस्लेटर सेंटर जो कि दिल्ली बेस्ड है, ये एक तरह का सुपर कंप्यूटर है। फिर SN बोस सेंटर, तो ये एक तरह का सुपर कंप्यूटर है। तो 3 तरह के सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए गए बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। जो पुणे बेस्ड है, ये जो भी रेडियो ब्लास्ट होता है उसको एक्सप्लोर करने का काम करेगा। उसके बाद एटॉमिक साइंस को जो एक्सप्लोर करने का काम करेगा वो करेगा IUAC। उसके बाद जो SN बोस है, इसका काम रहेगा जो भी फिजिक्स है या तो कॉस्मोलॉजी है, इसका नाम ब्लैक होल, ये सब को जो है एडवांस रिसर्च करने का काम करेगा ये सुपर कंप्यूटर। ठीक है, और इसके लिए जो बजट रखी गई है वो 1 लाख करोड़ रुपये रखी गई है। और ये अभी जो यूनियन बजट हो रहा था 2025-26 का, तो इसी के दौरान बताया गया था। ठीक है, और ये जो भी लॉन्च किया गया सुपर कंप्यूटर, इसको लॉन्च किया गया अंडर दी नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन के अंतर्गत। और इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी तो लिखा हुआ, जैसे कि नेशनल सुपर कंप्यूटर 2015 में लॉन्च किया गया था, और एक तरह का इनिशिएटिव था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके अंतर्गत कुछ 70 जो है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटी बनाने के काम की थी। ठीक है, तो ये चीज़ आप पढ़ सकते हो। ठीक है, वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो, इसको मैं वापस रिपीट करके कोई मतलब नहीं बनता। वो फिर नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने अप्रूव कर दिया है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, इन्होंने अप्रूव किया है कि जो भी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसीज है कि इनको जो है लाइसेंस मिल जाए एज अ B2B बिजनेस के लिए, कि ये B2B बिजनेस कर पाए रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए भी। तो इनको ये लाइसेंस मिला हुआ है। उसका नेक्स्ट लाइसेंस की बात करें तो सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ड्रग्स को कंट्रोल करती है। ठीक है, ड्रग्स या मेडिकल जो सप्लाई रहती है उसको कंट्रोल करता है। आपने एक वेब सीरीज आई है हॉटस्टार में, पिल अगर देखी होगी तो आप इसको रिलेट कर सकते हो, जो कि जो भी ड्रग्स रहता है उसके ऊपर कंट्रोल रखती है। तो वो ड्रग्स सही बन रहा है कि नहीं, आपका जो भी मेडिसिन जो हम जो खाते हैं वो सही बन रहा है कि नहीं, इंडिया का जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, वो सब संभालने का काम होता है इस एजेंसी का। तो इसको जो है लाइसेंस मिल गया कि ये जो है एज अ एफिलिएट मेंबरशिप मिला है, और एफिलिएट मेंबरशिप की तरह काम कर सकता है। और ये लाइसेंस दिया गया भाई इंटरनेशनल डिवाइस मेडिकल डिवाइस रेगुलेटरी फोरम के द्वारा। तो अब जो है ये जो भी एजेंसी है, अब ये मेडिकल डिवाइस जो हमारे इंडिया में जो बनता है उसको बूस्ट करने का काम करेगा आफ्टर दिस गेटिंग दिस मेंबरशिप। और जो भारत इंडिया है, ब्रांड इंडिया है, मतलब जो मेडिकल डिवाइस है हमारे इंडिया में जो बनता है इंडिजिनियसली, उसको जो है ब्रांड इंडिया नाम दिया जाता है, और उसको जो है इंटरनेशनली जो है प्रमोट करने का काम करेगा ये एजेंसी। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे इंडिया की। ठीक है, तो आपको ये लाइसेंस भी याद रखना एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अदर्स में बढ़े, तो अदर्स में स्कैम से बचो कैंपेन जो लॉन्च किया गया है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है पार्टनर किया था मेटा के साथ, और मेटा के साथ मिलकर जो है ये लॉन्च किया गया था। और इस कैंपेन की बात करें तो ये एक तरह का नेशनल यूज़र अवेयरनेस कैंपेन होने वाला है, क्योंकि आपको पता होगा कि स्कैम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और हमारे इंडिया में तो बहुत ज़्यादा स्कैम्स बढ़ रहे हैं। मोस्टली जो है इंडिया वाले जो है USA पे स्कैम करते हैं, इंडिया वाले इंडिया में तो स्कैम कर ही रहे हैं कि इंडिया के लोग जो है फाइनेंशियली कुछ ना कुछ गलती कर दें। और रशिया से भी हमारे इंडिया में क्या बोलते हैं फ्रॉड्स होते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं। और मैंने आपको बताया एक फाइनेंशियल फ्रॉड रोकने के लिए जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है उन्होंने भी जो कॉल ID है उसको वेरीफाई करने के लिए 2 फेज़ में जो है इन्होंने लॉन्च किया है कि कैसे जो है हम इसको रोक पाएँ। जो कॉल ID है
जो स्कैमर ट्राई करते हैं करने की उसको। उसके बाद ये जो भी स्कैम्स है इसको जो है ऑनलाइन में रोका जाएगा, और ये रोका जाएगा मेटा प्लेटफॉर्म के द्वारा, ठीक है। तो इसके अंतर्गत एक फिल्म भी बनेगी जिसमें आयुष्मान खुराना को एज अ एक्टर रखा गया है, ठीक है। तो इसमें अवेयरनेस फैलाने का काम करेंगे आयुष्मान खुराना इस स्कीम को। अब जैसे मैंने आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात की है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन कौन सी मिनिस्ट्री जो इसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसमें आपको मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, उसके बाद इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो मैंने आपको बोला था ना IC4, तो ये है हमारा IC4। तो हम समझते हैं कि कैसे कैसे ये मिनिस्ट्री जो है पिक्चर में आएगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जब डिजिटली जब भी गवर्नमेंट स्कैम से बच्चों कैंपेन चला रही है तब पिक्चर में आएगी। उसके बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, जब भी कभी टीवी में ऐड चलाना हो तो उसके इसमें ये पिक्चर में आएगी। उसके बाद कोई क्राइम हो रहा हो तो, और उस क्राइम का अगर मान लीजिए कि पहले ऑलरेडी पुलिस के पास जो भी स्कैम्स कौन से जो डेटा है वो रहेगा, तो वो डेटा जो है शेयर हो मेटा प्लेटफॉर्म के साथ या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, तो उसके इसमें पुलिस पिक्चर में आएगी। और पुलिस कौन से मिनिस्टर के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पिक्चर में आएगी। उसके बाद जो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है, जो कि कोऑर्डिनेट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज़ के साथ, तो उस केस में जो है ये पिक्चर में आने वाली है। इसके बारे में ना ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है वीकली करंट अफेयर्स में। अगर आपको ये यहाँ पे ज़्यादा फास्ट लग रहा होगा तो आप वीकली करंट अफेयर्स से पढ़ सकते हो, ठीक है। ये 4th वीकली का, तो आप वहाँ से वो कवर कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट चले, तो नेक्स्ट आ रहा है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने रिवाइज कर दिया IT रूल्स को। और ये IT रूल्स को रिवाइज इसलिए किया गया कि जो भी सैलरीड पर्सन है उनका जो है TDS या TCS जो है कट जाता था। अब TCS का मतलब होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, और TDS का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जब भी आपकी इनकम रहती है, ठीक है, तो इनकम जब भी आपका सोर्स ऑफ इनकम रहती है वहाँ से जब पैसा काटा जाता है तो उसको TDS बोला जाता है। और जबकि आपका शॉपकीपर अगर पैसा काट लिया आपसे तो उसको TCS बोला जाता है। तो इसके अंतर्गत कि अगर आपका पैसा कट गया और आपको जो है इसका क्लेम करना है, तो उसके लिए आप फॉर्म नंबर 12BAA जो है फिल कर सकते हो। और ये जो है इफेक्ट हो चुका है 1 अक्टूबर 2024 से। और ये कब कब कर पाओगे, अब मान लीजिए कि आपका TDS कटा है। TDS किस वजह से कटता है, सैलरी की वजह से कटता है, ठीक है। अगर आपने FD करके रखी है तो उस केस में कटता है, FD में इंटरेस्ट मिल रहा है उस केस में कटता है, आपको बैंक का इंटरेस्ट मिल रहा है तो उस केस में कटता है, म्यूचुअल फंड हो आपका उस केस में कटता है, ठीक है, इंश्योरेंस कमीशन हो तो उस केस में कटता है। तो मतलब बहुत जगह आपका TDS कटता है। तो ऐसा नहीं है कि सब TDS में आप ये फॉर्म 12BAA यूज़ कर पाओगे। ये आपका एप्लीकेबल होगा अगर आपका फिक्स डिपॉजिट हो, अगर उस केस में आपका TDS कटा हो तो आपको जो है ये फॉर्म BAA फिल करोगे तो आपको जो है क्लेम मिल जाएगा। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी अगर तो इंश्योरेंस कमीशन हो तो उस केस में आपको मिल जाएगा, और डिविडेंड हो तो उस केस में आपको मिल जाएगा। और TCS की बात करें तो अगर फॉरेन करेंसी परचेज हो या कार अगर परचेज कर रहे हो फॉरेन से, तो उस केस में आपको जो है ये फॉर्म यूज़ करते हुए आपको क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है। आपको ये ध्यान देना है कि किस केस में मिलेगा और किस केस में नहीं मिलेगा। तो इसको क्यों लॉन्च किया गया है बाय IT डिपार्टमेंट, क्योंकि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं इनको बहुत फेस करना पड़ता है प्रॉब्लम, जो भी क्लेम रहता है ये जल्दी मिल नहीं पाता, तो इसी वजह से इसको लॉन्च किया गया। तो आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने नोटिफाई किया है स्कीम गाइडलाइन। और ये किया गया है कि जो भी प्रधानमंत्री का जो सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, इसमें जो है इनोवेटिव प्रोजेक्ट कंपोनेंट लाया जाए, और इसके लिए जो है 500 करोड़ रुपये देने की बात की है पहले गवर्नमेंट। तो ये क्या है, समझते हैं क्या है इनोवेटिव प्रोजेक्ट। तो इसके अंतर्गत जो भी बिजनेसेस जो भी रेजिडेंशियल है वो अगर इनोवेशन करेंगे तो उनको जो है कुछ प्राइस भी दी जाएंगी, वो हम आगे देखेंगे क्या प्राइस दिए जाएंगे। उसके अंतर्गत इनको कुछ ना कुछ जो है माफ़ी भी दी जाएगी, ठीक है, कुछ ना कुछ जो है सब्सिडी टाइप दी जाएगी। तो कैसे बिजनेस मॉडल देखते हैं, ठीक है, कैसे जो है बिजनेस मॉडल या न्यू टेक्नोलॉजी लाया जाएगा। अब जो भी कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, जब भी सोलर पैनल लगाना पड़ता है तो उसमें आपको कंपोनेंट मिलेगा, जैसे कि पहले तो पैनल हो गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट पैनल हो गई, फिर बैटरी होगी, फिर इन्वर्टर हो गया, और डिफरेंट कंपोनेंट्स और भी होते हैं। अब मान लीजिए कि पैनल को जो है अच्छा बनाया गया है, सस्ता भी बनाया गया और अच्छा भी बनाया गया जो अभी के टाइम पे उससे, या इन्वर्टर को जो है ज़्यादा एफिशिएंट बनाया गया है, या बैटरी को ज़्यादा पावरफुल बनाया गया है, तो उस केस में कुछ भी इनोवेशन किया गया हो तो उस केस में उनको जो है कुछ ना कुछ जो है माफ़ी दी जाएगी, सब्सिडी दी जाएगी। तो वो देखते क्या क्या सब्सिडी दी जाएगी। तो ये सब्सिडी देने का टाइम जो रहेगा अब इसे चालू होगा, और ये 18 महीने तक चलने वाला है, और ठीक है, ये प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन जो है 18 महीने तक चलेगा। और इसके अंतर्गत जो भी कंपनीज रहेगी उनको 60% ऑफ द टोटल जो
प्रोजेक्ट का कॉस्ट है वो दिया जाएगा, फाइनेंशियल असिस्टेंट, या तो 30 करोड़ रुपये दिया जाएगा, दोनों में से एक चीज़ दी जाएगी। तो अगर आप इस जो भी प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट कम्युनिटी की बात करें, इनोवेटिव प्रोजेक्ट कम्युनिटी की एम्स की बात करें, तो इसका एम जो है वो सोलर एनर्जी एडॉप्शन जो है इसका एम रहने वाला है। और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए वो मिलेगा आपको, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, जो कि गुरुग्राम हरियाणा में। तो ये आपको एजेंसी का नाम याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड कर दिया है जो सेक्शन 6A है इसको, कि जो सेक्शन 6A है ये सही है। बिकॉज क्या हुआ था कि पहले तो हम ये समझते हैं क्या होता है ये सेक्शन ए। बिकॉज आपको पता होगा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है उसमें आर्टिकल 6 होता है, आर्टिकल 7 होता है, आर्टिकल 8 होता है, उसका 6A रहता है, 6B होता है, 6C रहता है। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उसके इसमें सिर्फ था 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद जब कभी उसको अमेंडमेंट किया जाता है, मतलब बाद में जब इंसर्ट किया गया हो, तो उस केस में बोला जाता है 6A लगाया जाता है, और कभी B लगाया जाएगा, कभी C लगाया जाएगा, तो उस केस में उसको लगाया जाता है। तो ये जो 6A था ये था कि जो भी बांग्लादेशी हमारे इंडिया में जो इनलीगली एंटर किए थे माइग्रेंट्स, तो उसके लिए था। तो बोला गया था कि जो भी माइग्रेंट बांग्लादेश से 1 जनवरी 1996 से पहले जो आए थे उनको जो है इंडियन सिटीजनशिप दी जाएगी। और जो भी 1996 से लेके 1971 तक हमारे इंडिया में एंटर किए तो वो जो सिटीजनशिप का अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर 10 ईयर। और उसके बाद क्या हुआ था कि 1971 में आपको पता होगा कि बांग्लादेश के ऊपर पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था। मतलब पाकिस्तान नहीं बोला था ना, ईस्ट पाकिस्तान। तो उस केस में जो है पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था ईस्ट पाकिस्तान में, और उस केस में बांग्लादेश के बहुत सारे जो नागरिक हैं वो हमारे इंडिया में आ गए थे, स्पेशली जो आसाम वाला लोकेशन है वहाँ पे। तो उस समय क्या होता है कि एक आसाम एकॉर्ड साइन किया गया था 1985 में, और उसी दौरान जो है सेक्शन 6A को इंसर्ट किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उसमें बोला गया था कि जो भी 1971 के जो भी बाद में बांग्लादेशी हमारे इंडिया में एंटर किए हैं उनको एज ए इनलीगल माइग्रेंट डिक्लेयर किया जाए। इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली अपहोल्ड कर दिया गया, ठीक है। ये बोला गया कि ये जो है वैलिड है। तो इसमें आपको मिलेगा कि इसमें जो जज थे, एक जज ऐसे थे जो कि अगेंस्ट में थे। ये टोटल 5 बेंच का जज था, जज का बैच था, और इस पर जो है एक जज जो है वो अगेंस्ट में थे। वो आपको ध्यान रखना है, ये है जस्टिस पद्दीवाला। तो पद्दीवाला जो थे वो अगेंस्ट में थे, जो कि वोट जो कि बोल रहे थे कि ये जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो भी सेक्शन 6A है। और बाकी सारे जस्टिस जो भी थे वो बोल रहे थे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये एग्जाम में लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पर्सन का नाम, ठीक है, बिकॉज ये अगेंस्ट में गए हैं। जब भी कभी अगेंस्ट में जाता है तो आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए। तो ये एग्जामिनर जो है ना आपको वही से क्वेश्चन पूछता है। अब इस आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 की बात करें तो आर्टिकल 6 जो है कोई भी पर्सन अगर माइग्रेट कर रहा है फ्रॉम इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान तो वो लिखा गया। और आर्टिकल 7 की बात करें कोई भी इंडियन नहीं, कोई भी अगर पाकिस्तानी इंडिया में माइग्रेट कर रहे हैं तो उनको कैसे जो है राइट ऑफ सिटीजनशिप देनी चाहिए, तो उसके ऊपर आर्टिकल 6 में लिखा गया। और कोई भी माइग्रेंट अगर इंडिया से पाकिस्तान में जा रहा हो तो उस केस में कैसे जो है उसका राइट ऑफ सिटीजनशिप होनी चाहिए उसके बारे में लिखा गया। तो आप एज अ बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बिकॉज आप यूपीएससी की तैयारी कर नहीं रहे हो। और एग्जामिनर भी यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि आर्टिकल 6 के बारे में पूरा अच्छे से बताओ, आर्टिकल 7 के बारे में पूरा अच्छे से बताओ, इतना पढ़ो काफ़ी है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज ने अपग्रेड किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का जो स्टेटस है। ये पहले ये नवरत्न की तरह काम कर रहा था और अब जो है महारत्न की तरह काम करेगा। टोटल हमारे इंडिया में माने तो अब तक 14 जो है महारत्ना हो चुके हैं। और महारत्ना होने की वजह से जो भी ये हॉल है ये 15% ऑफ दी नेटवर्थ जो भी इनका है वो इन्वेस्ट कर पाएंगे फॉरेन में। और इसी के साथ अप टू 500 करोड़ तक जो है पैसे लगा पाएंगे विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल्स की, ठीक है। जो भी फॉरेन के वर्चुअलिस्ट रहते हैं उनमें, ठीक है, जो फॉरेन की इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे कर। तो मैं अभी थक चुका हूँ, सो मैं ये जो वीडियो है इधर एंड करता हूँ। ये हमारा पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 आएगा, बिकॉज ये इस वाला जो महीना है अक्टूबर वाला महीना इसमें नेशनल बहुत ज़्यादा है। और नेशनल के साथ मेरा ये प्लान था कि मैं गवर्नमेंट स्कीम से वो भी कवर कराऊँ, बट मेरा भी गला पूरा सूख रहा है तो मैं अभी वीडियो इधर रोक रहा हूँ, ठीक है। इसका हम पार्ट 2 लेके आएंगे और पार्ट 2 तभी रिलीज़ होगा अगर पार्ट 1 में अच्छा रिस्पॉन्स आया है, ठीक है। बिकॉज इसमें बहुत मेहनत लगती है, ऊपर से पैसे भी लगते हैं, समझ रहे हो। सो अच्छा रिस्पॉन्स करना है यार, लाइक कर देना वीडियो को, और अच्छा लगा तभी लाइक करना और सब्सक्राइब टू चैनल। सो अभी के लिए इधर रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।